नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की निकली हुई वैकेंसी के ऊपर। इसके विज्ञापन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आप सभी की दृष्टि से किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि इस बातचीत को आप आखिर तक देखेंगे। देखने के बाद ही आप फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ था, सन 2017 की बात है। तो इस अनुभव का भी आपको लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत कम शिक्षक आपको इस तरीके के मिलेंगे जिनको कि एक से अधिक राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों का अनुभव होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग उस अनुभव का फायदा उठाते हुए लीड करेंगे। तो आपके मन मस्तिष्क में जरूर आ रहा होगा कि आप किस सन में एग्जाम दिए हुए थे और क्या अनुभव रहा। क्या वर्तमान समय में आप हरियाणा में हैं या फिर दूसरे जगहों पे हैं। तो छोटी सी कहानी है, इस कहानी को सुनाने के बाद ही हम विज्ञापन के ऊपर जाएंगे। और इस कहानी में कोई न कोई मेरा उद्देश्य छिपा हुआ है, ताकि आप जान पाएंगे कि पहले किस तरीके से इस भर्ती का आयोजन कराया जाता था और जो अब ये विज्ञापन निकला हुआ है वो किस तरीके से कराया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं इस भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ था तो 2017 में इसका एग्जाम हुआ था। उसमें कुल सीटें थी 113। 67 सीट जनरल कैटेगरी में थी, जिसमें कि मेरा 48वां नंबर था। उस समय लिखित एग्जाम 100 नंबर का हुआ था। बाद में ये 100 नंबर 50 अंक में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी में एकेडमिक रिकॉर्ड्स को भी जोड़ा गया था जो कि 30 नंबर का था, जिसमें 10वीं 12वीं बीए एमए पीएचडी और नेट यहाँ तक कि एनसीसी के भी अंक अलग अलग डिवाइड किए गए थे 30 नंबर के। तो उसको भी इसमें जोड़ा गया और इंटरव्यू किया गया था 20 नंबर का। तो इस तरीके से टोटल 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। ठीक है। अब इसमें हमने क्यों नहीं ज्वाइन किया, कारण ये था कि इधर परीक्षाएं हो रही थी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन बीच में कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि एक अभ्यर्थी किसी जो सेंटर का था वो मोबाइल लेकर चला गया था और इसलिए परीक्षा को कैंसिल किया जाए। इस पर जो लोग चयनित थे और जो लोग बाहर से चयनित नहीं थे, इन दोनों ने केस कर दिया था पंचकुला में और रोज सुनवाई होती थी। हम भी एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, हमने कुछ अनुदान भी किया था कि भाई जो सही बात है उसको किया जाए। खासतौर से हम लोग जो 113 लोग चयनित थे वो चाहते थे कि तुरंत से तुरंत हम लोगों को कहीं ना कहीं पोस्टिंग दिया जाए। इसी बीच मेरा चयन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में हो गया, तो मैं वहां चला गया ज्वाइन करने। फिर भी मैं ग्रुप में जुड़ा रहा। जो टीम इस नकल प्रकरण की जांच कर रही थी, वो तो जांच कर ही रही थी, लेकिन हरियाणा में उसी समय एक घटना घटी जिसको कि आप लोग जान रहे होंगे। राम रहीम का एक कांड हुआ था जिसमें उनके जितने भी समर्थक थे पंचकुला समेत पूरा हरियाणा में पूरा अपना समूह इकट्ठा कर लिए थे, जिससे कि कानून व्यवस्था भी अनियंत्रित हो गई थी। और उसी समय जो टीम नकल प्रकरण की जांच कर रही थी उसके जो मुखिया थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया और ये मामला बहुत पेचीदा होके केस पर केस चलता रहा और 2 साल के बाद इसमें ज्वाइनिंग कराई गई। यानी कि मैं छत्तीसगढ़ में 2 साल रह गया था और मुझे लगा कि अब केस चल रहा है तो ऐसे असमंजस वाले नौकरी में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आया। लेकिन 2 साल के बाद जो चुनावी वर्ष आया हरियाणा का, तो सरकार ने निर्णय लिया कि जल्द से जल्द लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। हालांकि उसके पहले जितने भी हमारे चयनित मित्र थे, साथी थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने पंचकुला के आसपास झाड़ू पोछा आंदोलन किया, अनशन किया। उसमें हमारे कई मित्र शामिल थे, हो सकता है कि कुछ लोग इस चैनल से जुड़े भी होंगे। अखबारों में खूब न्यूज आती थी। बाद में सभी लोगों को चयनित कराया गया और 2 साल के बाद मैं आ गया जयप्रकाश विश्वविद्यालय में। और मुझे लगा कि अब मैं हरियाणा नहीं जा पाऊंगा और सर्विस कंडीशन भी यहाँ पर 58 वर्ष की थी, तो बहुत सोच विचार करने के बाद यहाँ पर मैं नहीं गया। तो एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से यही हुआ कि आपके अंदर एक विश्वास जागृत होगा कि जिस टीचर से हम पढ़ते हैं वो टीचर खुद इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मान लीजिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, यही यूपीएससी का होता तो आपको और मेरे प्रति विश्वास होता। वैसे आप लोगों को होगा ही, जो चीजें हैं रियल है। तो ये घटना मुझे इसलिए बताना पड़ा कि जहाँ किस्मत होती है वहां पर आपको जाना पड़ता है। और कहा जाता है कि भाग्य से पहले और
समय से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं। ये तो रही बात कि पहले किस तरीके से एग्जाम करवाया जा रहा था, तीनों बातों को हमने यहाँ पर बता दिया। अब एग्जाम कैसे करवाया जाएगा, इसको बड़ा आपको ध्यान से समझना है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जाम 2 चरणों में होगा। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपको 25% नंबर लाना पड़ेगा, और उस समय जो भी 25% लाएगा 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इन 4 गुना लोगों का फिर से दोबारा एग्जाम होगा, जिसमें कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, यानी कि उनका जो विषय है उस विषय का एग्जाम होगा। उसमें भी आपको 35% लाना है। ठीक है, 35% लाने के बाद आपको 2 गुना लोगों में शामिल किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू किया जाएगा। रिटेन का आपको वेटेज दिया जाएगा वो 87.5 नंबर का, और इंटरव्यू आपका 12.5 नंबर का होगा। यानी कि यहाँ पर लिखित परीक्षा का बहुत बड़ा रोल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो विद्यार्थी मेरी स्टोरी सुनने के बाद अभी भी यहाँ पर बने होंगे, अभी तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब जो एग्जाम होगा वो 2 चरणों में होगा। पहला जो चरण है वो स्क्रीनिंग टेस्ट पर आधारित होगा, जिसमें सभी आवेदक शामिल होंगे। 25% जो कट ऑफ में आएगा, 25% मार्क्स के आधार पर वो 4 गुना में शामिल होगा। फिर इन 4 गुना को अगले स्टेज में भेजा जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा, तब उनका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। मान लीजिए जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो हिंदी विषय से एग्जाम देंगे, उसमें भी कट ऑफ में उनको क्वालिफाइंग 35% नंबर लाना होगा, और फिर वो 2 गुना में शामिल होंगे, और जब 2 गुना में शामिल होंगे तो उनका इंटरव्यू कराया जाएगा। लिखित में मान लीजिए कोई विद्यार्थी 100 में 100 नंबर ला दिया, तो उसका वेटेज 100 में 100 नहीं बल्कि 87.5 नंबर माना जाएगा, और 12.5 नंबर पे उसका इंटरव्यू किया जाएगा। तो इंटरव्यू का नंबर बहुत कम है, तो इसलिए आप लिखित एग्जाम पे फोकस करेंगे। तो ये तो कुछ मोटी बातें थी, आगे और भी बातें बची हुई हैं। उम्मीद है कि आप लगातार रहेंगे। जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो ये फॉर्म ऑनलाइन आधारित है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये फॉर्म आपको मिलेगा। वहां पर आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसको डालेंगे, फिर अपना आधार नंबर वेरीफाई करवाएंगे। इसके बाद आप फीस जमा करेंगे, फिर फाइनली अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। और कहां पर करेंगे, hppsc.government.in पर आप करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से भरा जा रहा है। ये पीडीएफ सभी लोगों के पास है, लेकिन जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो क्यों ना हर बात बताऊं। फॉर्म आपका भरा जाएगा 7 अगस्त 2024 से भरा जाने लगेगा, 27 अगस्त 2024 तक भरा जाएगा, यानी कि 20 दिन का मौका आपको मिल रहा है फॉर्म भरने का। इसलिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको क्लियर करके रखिए। फाइनल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए इन दोनों तिथियों के बीच में। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे फोन किए कि सर मेरा नेट नहीं है तो क्या मैं इस फॉर्म को डाल सकूंगा, मेरा टेट है। एक विद्यार्थी ने तो फोन किया कि मैं टेट पास हूं, इस फॉर्म को डाल दूंगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 2 ही तरीके के विद्यार्थी डाल सकते हैं, या तो नेट क्वालिफाई हो या फिर हरियाणा में सेट का एग्जाम हुआ होगा तो वो क्वालिफाई होंगे तो भरेंगे। ठीक है, पहले डेट को आप ध्यान में रखिए कि 7 अगस्त से शुरुआत हो रही है और 27 अगस्त तक चल रही है। दोनों में कॉमन क्या है, 7 है। ठीक है ना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसके बाद जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो पूरी एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कोई आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। पूरा आप फॉर्म भर लेंगे। अगर कहीं कोई गलती है मान लीजिए फॉर्म में, तो वो आखिरी डिसीजन कमीशन लेगा कि उसका क्या किया जाए, कैंडिडेट का क्या किया जाए, कमीशन के ऊपर निर्भर रहेगा। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, इस चीज पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखिए। कोई भी एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये पूरा फॉर्म अंग्रेजी में, और हरियाणा की अंग्रेजी और हमारी जो हिंदी मीडियम की अंग्रेजी है, कितना लोगों का मजबूत है आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मैं भावानुवाद करके बता रहा हूँ। कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो ये बातें रही। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पूरा दिया गया है। तो हम अगर हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय में जनरल में 67 पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग है, टोटल 139 है। अब जो विद्यार्थी अलग स्टेट के हैं वो उनके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इसको भर पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल भरेंगे, लेकिन आप फाइट किस में करेंगे,
इस इन 67 सीटों में करेंगे। और मुझे याद आ गया, मैंने ऊपर बताया कि जब मैं एप्लीकेंट था और मेरा चयन हुआ था तो भी 67 सीट थी, ठीक है ना। तो जो भी बाहरी बच्चे हैं, बाहरी स्टेट के बच्चे हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन वो 67 सीट में ही अपना मुकाबला करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया भी गया अलग अलग कि यूआर का मतलब क्या है, एससी का मतलब क्या है। तो आपको खास तौर से जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो अपने को यूआर में ही मानेंगे, बाकी जो भी लाभ मिलेगा वो हरियाणा के लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के बच्चे अपना जो भी कैटेगरी वाइज या फिर दिव्यांगता सर्टिफिकेट है उस सबको अपना क्लियर करके रखेंगे, नहीं किए होंगे तो बनवाना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है, उस एलिजिबिलिटी को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जिसमें बताया गया कि फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़कर सबके लिए ये एलिजिबिलिटी जरूरी है। यानी कि हिंदी विषय के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका एमए कम से कम 55% के साथ होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी आप देखेंगे कि यूजीसी नेट में भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं सब फर्स्ट डिवीजन होंगे, कोई उनके लिए यहाँ पर परेशानी नहीं आएगी। जनरल कैटेगरी में आप हैं तो कम से कम आपका 55% से एमए कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद कहा गया कि 10वीं लेवल पे या फिर बीए इत्यादि में आपने हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ा होगा, तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसको लेकर आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना कि मेरा संस्कृत नहीं है तो मैं क्या करूंगा। यहाँ पर दिया गया कि आपको हिंदी और संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए। आपने अगर 10वीं में संस्कृत लिया होगा तो अच्छी बात है, बीए में लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी लिया होगा तो कम से कम हिंदी की जानकारी तो आपको है ही। हिंदी संस्कृत ऑब्लिक दिया गया है यहाँ पर, तो हिंदी संस्कृत की अगर जानकारी है आपको तो अच्छी बात है। फिर कहा गया कि आप नेट क्वालिफाइड हैं तो इस एग्जाम में आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप नेट नहीं है तो सेट आपका होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ छूट है, खास तौर से यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 16 के आधार पर कुछ जो पीएचडी धारी हैं जिनका नेट सेट नहीं हुआ है, उनकी एज भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो उनको यहाँ पर छूट है कि वो इन नियमों के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर हमारे जुड़े हुए हैं उनका एमए में फर्स्ट डिवीजन होगा और उनके पास नेट का सर्टिफिकेट होगा या फिर सेट भी होंगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आगे और अन्य विषयों के बारे में दिया गया है जिसपे कि मैं नहीं बातचीत करूंगा। मेरी कोशिश यही है कि हिंदी पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो कहीं से चूके नहीं। और देखिए जनरल कैटेगरी में तो बता दिया गया कि एमए में आपका 55% होना चाहिए। बाकी अलग अलग कैटेगरीज में कुछ रिलैक्सेशन भी है, 5% का रिलैक्सेशन है, इस तरीके से है। तो वो हरियाणा के जो कैटेगरी में बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है ना। वो खुद इस चीज को समझ रहे होंगे, बहुत होगा तो यहाँ पर 50% होगा, ठीक है ना। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि किसी का 55 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। इस जमाने में अगर 55 नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब जिस चीज पर मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने पहले ही इस विज्ञापन को पढ़ते हुए मेन मेन पॉइंट के जगह पे हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपका कम से कम समझ लूं। यहाँ पर देखिए अति महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना है, इस चीज को समझना है। स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम, आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया, लेकिन जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे। दिमाग में आपको रखना है कि 2 बार एग्जाम होगा। पहली बार जब एग्जाम होगा तो लिखा गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट वेर एवर अप्लीकेबल, जहां जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता से अधिक आवेदन अगर आयोग को मिलते हैं तब इस स्क्रीनिंग टेस्ट को वो कराएगा। तो हिंदी विषय में तो कहना ही नहीं है, उसमें अधिक से अधिक फॉर्म जाएंगे ही, क्योंकि हिंदी पट्टी राज्य है, वहां भी पढ़ने वाले हैं, पड़ोसी राज्य के भी कैंडिडेट वहां पर जाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि हिंदी विषय से आप हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा आपका, उसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू आधारित यानी ऑब्जेक्टिव तरीके का प्रश्न होगा 100, टाइम होगा 2 घंटे का और 100 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर बताया भी गया कि समान अंक समान प्रश्न, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि जिस एग्जाम में आप बैठेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो उसमें 4 ऑप्शन नहीं रहेंगे बल्कि 5 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी और ई। 5 ऑप्शन वाला एग्जाम होगा और इनको जो भी सही आप आंसर देंगे उसको रंगना है। और यहाँ पर
बताया गया कि अगर आप गलत रंगते हैं, आपका आंसर गलत हो गया तो 0.25 माइनस मार्किंग भी है। 1/4 अंक यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। इस चीज को आप अपने नोटबुक पर रख लीजिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो शुरुआती में होगा 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का रहेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं। सभी के अंक समान रहेंगे। 5 ऑप्शन वाला एग्जाम होगा, ABCDE रहेगा। ठीक है, अगर उसमें आप गलत करते हैं, गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिए। लेकिन उससे भी बड़ी चीज यहाँ पर है, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर नियम बनाया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। लिख रहा है कि एनी कैंडिडेट नॉट डार्केनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है प्रिय विद्यार्थी, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि आप एग्जाम में गए, 100 प्रश्न आपको मिले, 100 नंबर के मिले, लेकिन जो 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है उसमें आपको 10% से अधिक रंगना ही रंगना है। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं और कुछ प्रश्न आप छोड़ दे रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको 10% से अधिक रंगना है। अगर इससे कम होता है 9%, 8%, 7%, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ऐसा मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रयोग किया है। पहले जब मैं आवेदक के रूप में था तो प्रयोग किया था कि 100 नंबर का एग्जाम था, लेकिन फाइनली उसका 50% जोड़ता था। यहां पर देखिए क्या प्रयोग किया कि एग्जाम तो ले रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट का, लेकिन 5 बहुविकल्पी ऑप्शंस का अगर आप 10% से कम रंगते हैं, डार्क करते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल में इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। एक तो निगेटिव मार्किंग है, दूसरा यह बताया गया कि 10% से अधिक आप अगर नहीं रंगते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। ठीक है, और कहा गया कि अगर गलत उत्तर होगा तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी। मैं खोल के समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तुरंत कमेंट्स कर देते हैं कि सर माइनस मार्किंग है कि नहीं, जबकि सर यहाँ चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि माइनस मार्किंग है। और जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब यहाँ पर बताया गया कि आपका जो एग्जाम होगा हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में होगा, लेकिन कुछ पेपर होंगे जो कि एकदम से इंग्लिश में होंगे। उसमें आप देख रहे हैं कि साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में होंगे। कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, जैसे कि कॉमर्स का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और जो आपका विषय है यानी हमारा विषय है हिंदी, वो तो अपने लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में रहेगा। यानी कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के साथ पंजाबी, ये अपने मूल भाषा में रहेंगे। जाहिर सी बात है कि मूल भाषा में ही रहना है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बताया जा रहा है कि आपने एग्जाम दे दिया, आपने माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रख लिया, 10% गोला अधिक रंगा आपने, ठीक है, कम नहीं रंगा, मतलब कि आप वहां भी सही रहे। तो कहा गया कि अब क्या आयोग करेगा, आयोग ये करेगा कि जो विज्ञापन में जितने पोस्ट निकले थे उस पोस्ट का 4 गुना आपको कॉल करेगा। ठीक है, मान लीजिए 139 सीट है हिंदी में, तो 4 गुना मतलब 556 बच्चों को कॉल करेगा दूसरे चरण के लिए। यहां पर ध्यान में रखिए, पहली बार अगर आपने एग्जाम दिया तो आप अभी पहले चरण में ही हैं। आप जब 25%, यहां पर कहा गया कि नेक्स्ट स्टेज के लिए 25%, कट ऑफ से 25% कम से कम आपको लाना है, तब आप उन 4 गुना में शामिल होंगे। यानी कि पहले चरण का एग्जाम आप देंगे तो कट ऑफ से 25% मार्क्स आपको लाने हैं। 25% आपका अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए किसी का 24% आ गया, किसी का 22% आ गया, तो वो डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों का 25% अंक आ रहा है, कट ऑफ मार्क्स का 25% अंक, वो 4 गुना में बुलाए जाएंगे। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले स्टेज में वो जाएंगे। इस चीज को आप नोट कर लिए होंगे। अब जब 25% पाने के बाद, कट ऑफ का 25% पाने के बाद आप अगले स्टेज में गए, हो सकता है कि कई विषयों में एप्लीकेंट बहुत कम हो। ठीक है, तो ये आयोग निर्धारित करेगा कि उनको किस तरीके से अगले स्टेज में लाना है। अगला जो स्टेज है वो विषय नॉलेज के लिए सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड टेस्ट है।
अगला स्टेज जो है, यानी कि आप देखेंगे कि ये छांटने का एक यहाँ पर प्रोसेस अपनाया गया है कि पहले चरण में कुछ लोग छट जाएंगे, फिर जो बचेंगे वो दूसरे चरण में जाएंगे। ये एक तरीके से मैं देखूं तो अच्छा भी है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी है। इस चीज को हमारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे। मान लीजिए आप दूसरे चरण में चले गए तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंतिम चयन में जो आपका पहले चरण में नंबर है वो नहीं जोड़ा जाएगा। पहले चरण का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका नंबर आपको पहले चरण के क्वालिफाइंग तक ही है, उसका फिर नंबर नहीं जुड़ेगा। वो एकदम अब आपके लिए फिर से आप फ्रेश हो गए सेकेंड स्टेज में जब आप गए, तो वहां पर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें 150 प्रश्न रहेंगे। यानी आप दूसरे चरण में चले गए और हिंदी विषय से आवेदन किया है तो हिंदी के 150 प्रश्न रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात की गई कि कौन कौन विषय अंग्रेजी में रहेंगे, कौन कौन हिंदी में रहेंगे। तो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि ऊपर हमने आप सभी से बताया, हिंदी एकदम से हिंदी भाषा में ही रहेगा। अब यहाँ पर बताया गया कि ऐसे कैंडिडेट तीसरे चरण में यानी कि इंटरव्यू में जाएंगे, 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। किन 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा? जो मिनिमम कट ऑफ 35% अंक हासिल करेंगे। 35% अंक कट ऑफ से जिनका रहेगा वही इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। उनकी संख्या पोस्ट से 2 गुना होगी, ठीक है। तो 139 का 2 गुना आप कर लीजिए, उस हिसाब से आप इंटरव्यू में जाएंगे। यानी कि पहला चरण स्क्रीनिंग का, दूसरा चरण सब्जेक्ट नॉलेज का, तीसरा चरण इंटरव्यू का है। स्क्रीनिंग में 25% अंक कट ऑफ से लाना ही लाना है। इसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज में जब एग्जाम हो रहा है तो वहां 35% कट ऑफ से नंबर लाना ही लाना है। इसके बाद 2 गुना लोगों को इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। अब इंटरव्यू और सब्जेक्ट का जो वेटेज यहाँ पर बताया गया वो क्या है कि आपने जितना भी नंबर पाया होगा आपको वेटेज मिलेगा 87.5% का, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, जब मैं एग्जाम दिया था तो 100 नंबर का था, सीधा हमारा 50% का वेटेज दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेटेज को काफी बढ़ा दिया गया। 87.5% आपका वेटेज रहेगा सब्जेक्ट का। यानी कि आप देख रहे हैं कितना मोस्ट रोल हो गया है सब्जेक्ट का आपका लिखित एग्जाम का। इस चीज को ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू का जो वेटेज दिया गया है बहुत कम है, 12.5% वेटेज है, ठीक है। अब जो फाइनल मेरिट बनेगी जिसके आधार पर आपका चयन होगा उसमें सब्जेक्ट और इंटरव्यू दोनों का नंबर जोड़ा जाएगा। ऊपर हमने बताया कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है पहले चरण का उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जो आप सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड टेस्ट देंगे उसका नंबर जोड़ा जाएगा 87.5% का, और इंटरव्यू 12.5% का होगा। इन दोनों को मिलाकर आपका अंतिम अंक बनेगा। फिर उसमें अगर आप आ जाते हैं कट ऑफ के आधार पर 139 सीट्स में, तो आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करेंगे। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आप जब इंटरव्यू देने गए थे तो वहां पर स्थिति क्या थी। जब आप लोग रिटर्न दे देंगे और इंटरव्यू में जाने की संभावना रहेगी तो मैं जरूर चर्चा करूंगा। जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो 20 नंबर का इंटरव्यू था और उसमें आउटसाइडर को खास तौर से मैंने देखा, वहां पर जो भी कमेटी थी, मेंबर्स थे, आउटसाइडर को बहुत ज्यादा उसमें प्राथमिकता नहीं दे रहे थे। जाहिर सी बात है कि अपने स्टेट्स के बच्चों को लोग देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन अगर आपका रिटेन में अच्छा है तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। मुझे जहां तक जानकारी है कि मुझे 20 में 4 नंबर मिले थे। आपको विश्वास नहीं होगा, जो 100 नंबर का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 92 नंबर आए हुए थे। इसका जब 50% हो गया तो 46 नंबर हो गया। 50 में 46 नंबर मेरा था। और जो एकेडमिक्स था, एकेडमिक्स में 30 में 27 नंबर था। तो मुझे तो कटने में उन लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने पूरी कोशिश की कि बाहर किया जाए, फिर भी मैं उसके अंदर आ गया और चयनित भी हुआ। और इसीलिए मैं आप सभी से बताने में बिल्कुल नहीं हिचकता हूं कि ये अनुभव बड़ा अद्वितीय रहा, अद्भुत रहा। तो कहा जाता है ना कि जहाँ किस्मत रहती है वहीं जाना होता है। बाकी ये जिंदगी का खेल है और इसको हमें खेलना है। तो देखिए हमने पूरा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि आपका एग्जाम 2 चरणों में लिखित रूप में होगा
और जो तीसरा चरण है वो इंटरव्यू बेस पे होगा। कैसे कैसे होगा पूरा विज्ञापन में दिया भी गया है और हमने अपने को खुद परीक्षार्थी समझते हुए आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप समझ रहे होंगे तो उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी कामना करता हूं। बाकी जो भी जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं बहुत खास नहीं है। एज लिमिट पर मैं बात करूं तो यहाँ पर बताया गया है कि 21 से लेकर 42 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी में लोग हैं उनको अलग अलग छूट दी गई है। तो ये छूट कहाँ के लोगों को मिलेगी? वो हरियाणा के लोगों को मिलेगी। यानी कि जनरल कैटेगरी में आप 21 से 42, 21 दूना 42 भी होता है। तो देखिए, एक तरफ 21 साल का अभ्यर्थी रहेगा, दूसरी तरफ 42 साल का रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि 42 साल के जो अभ्यर्थी हैं, खासतौर से जो 35 प्लस के हैं, वो तमाम जिम्मेदारियों को लेते हुए इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। उनको मुकाबला करना है एक यूथ से जो 21 से 25 साल के बीच में है उससे। तो मुकाबला बड़ा टफ होता है और अक्सर आप लोगों ने एग्जाम सेंटर पे इसको देखा ही होगा। तो ये एज लिमिट थी और एज लिमिट कब से मानी जाएगी? आप 15/7/2024 कमीशन ने इसको निर्धारित किया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी आप कराइएगा, आप जरूर बताइए। चूंकि मेरा ये मानना है कि मेरा साथ जो आप लोगों के साथ है वो एक सौभाग्य की चीज है और मेरे साथ जुड़ना ही अब बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपको कोई भी गाइडेंस दे रहा हूँ, जो भी चीज बता रहा हूँ, वो सच्चे दिल से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो हमने अपने जीवन में अनुभूत किया या फिर पाया, उन सभी चीजों को आपको बताऊं जिससे कि हमारी जो आगे की पीढ़ी है उसको इसका लाभ मिले और वो खुशहाल रहे। मेरी कोशिश यही है। बाकी व्यक्ति एक ही जगह नौकरी करेगा, इधर उधर कई जगह पर नहीं करेगा। तो आप लोगों की दया से, अपनी मेहनत की दया से, अपने दोस्तों की वजह से, अपने अध्यापकों की वजह से मैं जहां भी हूं बहुत बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूं और लगातार लोगों को मोटिवेट करता रहता हूं। तो उम्मीद है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन के आधार पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते ही आप तैयारी करना शुरू कर देंगे। मैं तीनों चरणों पर चर्चा करूंगा और बहुत ही खुल के चर्चा करूंगा ताकि आपके अंदर से जो भय है वो बाहर निकले। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।